तो आरएसएस का जो कुचक्र चला दलितों को रगड़ने के लिए, उसमें उसके ट्रैप में ये भी है। उसके ट्रैप में उनकी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसको ये राजपाट सौंपना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो ब्राह्मण को आप सर्वश्रेष्ठ बना के आप ब्राह्मण की सत्ता स्थापित करना और हर जातियों को उनके अपने अपनी लोकेशन पर जाके फिर से बिठा देना है। और यह उनका प्रयास है। तो उनके इस प्रयास में उनके लोग खुद ट्रैप में फंस रहे हैं। दलित समाज को द्विज समाज से नमस्ते प्राप्त करने के लिए वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। अब जो मिडिल क्लास है ना, उसको वेज अर्नर में कन्वर्ट किया जा रहा है। जब वेज अर्नर बनेंगे तो जनेऊ दिखा नहीं पाएंगे। पूरे बीजेपी के फिलॉसफी में है कि कैश को मार्केट से खींचकर कहीं और रख देना है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना आधुनिक फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, ग्लोबलाइजेशन के समय में हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे? तो बीजेपी की सरकार है, इसने जो है दलितों की नौकरियां खत्म की तो सवर्णों की भी नौकरियां खत्म हुई। द्विज या सवर्ण या अपर कास्ट जो भी बोल रहे हैं तथाकथित। चंद्रभान जी एक बार फिर अम्बेडकरनामा में हमारे साथ हैं। और पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ब्राह्मणों का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे ब्राह्मणत्व कायम होता है, स्थापित होता है, वो बीजेपी आरएसएस वाली सरकार में उससे छीना जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद हो रही है। तो आखिर इस हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण की दशा दिशा क्या होगी? क्या परशुराम की तरह रहेंगे, सुदामा की तरह रहेंगे, कैसे रहेंगे? भारत जब गरीब था उस समय तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नौकरियों में इसी समुदाय के लोग थे। लेकिन अब पूंजीवाद है ना, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, जब सब कुछ निजीकरण हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र मान लिया बन भी जाए तो दलित का जो होगा सो होगा ही। लेकिन ब्राह्मण समुदाय, सब लोग तो राजपुरोहित बनेंगे नहीं, तो ब्राह्मण समुदाय का आखिर क्या होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि बाबा साहब जब अपना आंदोलन कर रहे थे तो उनके आंदोलन के केंद्र में अस्पृश्य थे। जो मेरी किताब अभी संपादित आई है धर्मांतरण, बेसिकली उसी पे केंद्रित है वो, कि धर्मांतरण में वो किसको एड्रेस कर रहे थे, कौन समुदाय को एड्रेस कर रहे थे। तो पहले उन्होंने महार को एड्रेस किया और कहा कि सब जाति के लोग अपनी अपनी सभा करें, अगर हमसे सहमति हो तब हम चलें बुद्धा की ओर। तो ये बात थी। उसके बाद 80 का दशक, 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी, जिसमें अस्पृश्य से बहुजन पे फोकस हो गया। और पिछले कई वर्षों में अब बहुजन ही नहीं, सर्वजन पे फोकस हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जबकि हिंदू राष्ट्र बनेगा, निजीकरण हो जाएगा, तो दलित समाज को खास तौर से कौन सा आंदोलन चलाना चाहिए, बहुजन का, सर्वजन का या दलित का? चर्चा इसी विषय पर होगी। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। कॉलेज में पीछे किरोड़ीमल कॉलेज में फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी, लेकिन आप सुनते रहिए और बहुत ध्यान से सुनिए। इनका बहुत ही प्रामाणिक शोध है कि ब्राह्मण समुदाय से क्या क्या छीना जा रहा है, दलित का जो होना है वो तो देखेंगे ही। स्वागत है चंद्रभान जी। थैंक यू डॉक्टर साहब जी। बैकग्राउंड मैंने बना दिए। ये समाज में, दुनिया में कहीं भी कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। और जैसे कि हर प्रोडक्ट का कुछ बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे हमने कहा कि पेट्रोल के साथ साथ उसमें जो है किरोसिन ऑयल भी निकलता है, उसमें से प्लास्टिक भी निकलता है। तो जो जनेऊ की बात की थी हमने, तो जनेऊ तो 3 ही जातियों को पहनने का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो मैंने ये कहा था कि जो है द्विजों का, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो उतना ज़्यादा जनेऊ नहीं पहनते,
लेकिन फिर भी सिद्धांत के अनुसार उनको वैसे इसका पढ़े लिखे ब्राह्मण भी आज जनेऊ अब नहीं पहनते, बहुत हाँ, सारे लोग। कम हो रहे हैं। हाँ। तो पर वो तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं। शास्त्र के अनुसार तो जनेऊ पहनना चाहिए। हाँ, हाँ। और उसमें भी जनेऊ ब्राह्मण का अलग होता है, क्षत्रिय का अलग होता है और वैश्य का अलग होता है, सब प्रकार अलग अलग। इस पर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, मैं जानता हूँ जी। तो इसमें जो है उपनयन संस्कार 13-14 साल में होता है, जनेऊ संस्कार। हाँ। इसके बाद जो व्यक्ति है शास्त्र के, हिंदू शास्त्र के हिसाब से, फिर वह एजुकेशन में जाता है, वेद वगैरह का अध्ययन करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो वह उपनयन संस्कार को उसका मानते हैं सेकेंड बर्थ, इसलिए द्विजन्मा कहते हैं। इसलिए हाँ, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। हाँ। और 3 धागों का जो जनेऊ बनता है उसको वो धारण करता है। तो यह तो शास्त्रों की बात हुई। अब जिस तरह से चेंजेज हो रहे हैं पिछले 100 सालों से या 200 सालों से, जब से अंग्रेज लोग आए, तो बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। तो एक घटना, अब नई जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, इसने जो है दलितों की नौकरियां खत्म की तो सवर्णों की भी नौकरियां खत्म हुई। द्विज या सवर्ण या अपर कास्ट जो भी बोल रहे हैं, तथाकथित। मेरे एक दोस्त हैं शाहजहांपुर में, वो सरकारी स्कूल में टीचर हैं। अच्छा। और वहीं शाहजहांपुर में किसी गांव से आते हैं। किस समुदाय के? दलित समाज के। अच्छा। उनको मैं जानता हूँ 1990 से। तो वो बतला रहे थे कि एक दिन वो उनकी वाइफ नहीं, वो इस रिक्शे से बाजार से अपने घर आए और चेंज नहीं था, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा चेंज ला दीजिए। आवाज़ दिया होगा तो वो गई चेंज लेने। नहीं, सॉरी, ये उनकी वाइफ आई बाजार से, अंदर ये मकान बनवा रहे थे, तो अपने हस्बैंड को बुलाया कि चेंज लेके आइए। तो चेंज लेके आए तो देखिए सामने जो ठाकुर साहब रिक्शे वाले, बाबू साहब रिक्शा चला रहे थे। बाबू साहब रिक्शा चला रहे थे। अरे बाबू, तो बताए, बैठाए तो बोले बताइए मत, किसी को बताइएगा मत आप। पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, खेत बाड़ी सब बिक गया है। और मैं जो है आता हूँ साइकिल से, रिक्शे के स्टैंड पर जहाँ से रिक्शा लेता हूँ वहाँ रिक्शा रखता हूँ, कपड़ा चेंज कर लेता हूँ, रिक्शे के सीट के नीचे रख देता हूँ और जनेऊ भी निकाल के कमर में बांध लेता हूँ और दिन भर काम करता हूँ। फिर जाके फिर से मैं ठाकुर साहब हो जाता हूँ, जनेऊ पहन लेता हूँ, गाँव जाता हूँ। 90 की बात है कब? हाँ, 90 की बात है। तो अभी जो है आप ये देखेंगे कि खासकर से क्षत्रिय समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोग फौज में जाते थे। फौज में, और फौज से कम संख्या नहीं है पारामिलिट्री फोर्सेज में, बीएसएफ, सीआरएफ, क्या सीआईएसएफ वगैरह जो है, तमाम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स और क्या तमाम, असम राइफल्स। तो इसमें ये लोग जाते थे। तो जब अग्निवीर का सिस्टम आ गया और इनमें भी भर्तियाँ बहुत कम हो गई हैं, तो इन लोगों की स्थिति अब खराब है। होता क्या है कि जो अतिवादी संगठन हैं, जैसे आरएसएस का जन्म ही हुआ था हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए। अब हिंदू राष्ट्र की स्थापना आधुनिक फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, ग्लोबलाइजेशन के समय में हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे? तो उनको लगा कि हम ऐसा करते हैं कि कैश के फैलाव को रोकते हैं, क्योंकि दलित के हाथ में कैश आ जाएगा तो जाति व्यवस्था द्वारा बनाए
अपने स्थान से वो डिसलोकेट हो जाएगा, कूद करके कहीं और चला जाएगा, बैंक में बाबू हो जाएगा या शहर में फैक्ट्री में आके वर्कर बन जाएगा या कोई चाय की दुकान खोल लेगा। तो कैश के फैलाव को रोकना है। और आप ध्यान रखिए, कोई बगैर एविडेंस के मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मुरारजी देसाई ने जिन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ इंदिरा गांधी को अपनी कांग्रेस पार्टी से निकलवा दिया था, वो फिनांस मिनिस्टर थे, उनसे बगैर सलाह लिए इंदिरा गांधी, उन्हें मालूम था इंदिरा गांधी जी को कि ये मुरारजी देसाई आरएसएस के करीब है और ये जो है प्रॉब्लम करेगा, तो फिनांस मिनिस्टर के बगैर जानकारी के इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया बैंकों का। तो जब यह प्राइम मिनिस्टर बना, ये मुरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार आई 77 में, तो इसने भी नोटबंदी किया। जनता पार्टी के समय मुरारजी देसाई ने भी नोटबंदी किया कि मार्केट से जितना नोट हो उनको वापस लाया जाए, इस बहाने कि इसमें से जो है जो ब्लैक नोट है वो बाहर आ जाएगी। और अंग्रेज जाने से पहले भी नोटबंदी करके गए थे किसी की सलाह पर, वो अलग बात है। और फिर बीजेपी ने नोटबंदी किया। तो ये पूरे बीजेपी के फिलॉसफी में है कि कैश को मार्केट से खींचकर कहीं और रख देना है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में कैसे चलेगा ये? तो हिंदू राष्ट्र वाले पूंजीवादी भी नहीं है ना। अच्छा। तो उनको, उनकी योजना ये है कि जो दलित अपने जातीय स्थान से जिस वजह से भी, संविधान की वजह से डिसलोकेट हुआ तो संविधान चेंज कर दो, और कैश जो समाज में फैला है सरकारी नौकरियों से, तो नौकरियों को कमज़ोर कर दो, नौकरी देने वालों को कमज़ोर कर दो, पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर कर दो। और जो ये पूंजीपति लोग हैं जो माइग्रेंट्स को जॉब देते हैं, जो दलित आजमगढ़ से भाग के आया है या मेरठ से, तो इनको भी कमज़ोर करो। तो इस प्रोसेस में ब्राह्मण क्षत्रिय खास तौर पर ये भी कमज़ोर हो रहे हैं। ब्राह्मण भी फौज में आते थे। अब तो जो है, अब जो मिडिल क्लास है ना, उसको वेज अर्नर में कन्वर्ट किया जा रहा है। जब वेज अर्नर बनेंगे तो जनेऊ दिखा नहीं पाएंगे। हाँ, तो जिस तरह से अतिवादी को इंग्लिश में क्या, एक्सट्रीमिस्ट संगठन आरएसएस है, वह दूसरों को के नुकसान करने के प्रयास में द्विज का भी नुकसान कर रहा है। मेरे एक दोस्त हैं वीरेंद्र त्रिपाठी, मेरे साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट से बीए तक पढ़ाई किए थे, उनका बेटा फौज में टैंक चलाता है। तो मैं कभी कोई मजाक में कहता हूँ कि अरे तो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है। अरे कहाँ ब्राह्मण धर्म और कहाँ क्या, टैंक चला रहा है मेरा बेटा, मुझे गर्व है, वो बॉर्डर पर टैंक लेके जाता है। तो अब द्विज समाज भी कमज़ोर हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा, जितने अतिवादी संगठन हैं वह उनके हर एक्शन से उनके लोगों पर भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे दलितों में जो अतिवादी संगठन वामसे जो है और इनके तमाम जो ब्रांचेज हैं, जिस तरह से इन्होंने किसी एनिमी की तलाश में, किसी एनिमी को ख़त्म करने के लिए जो अभियान चलाया 30-40 साल से, उसी चक्कर में दलित समाज को भी इन्होंने समेट दिया। और दलित समाज का अधिकार जब ख़त्म होने लगे, तो जब मैं गांव में घूम रहा हूं तो मुझे एक विषय पर मुझे इंटरेस्ट जागा, वह है ब्यूटी पार्लर्स पर। अच्छा। ब्यूटी पार्लर्स जिस एरिया में हैं, जहाँ पर जिस जाति का संख्या के आधार पर वर्चस्व है, वहाँ पर उस जाति की लेडीज ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। उसमें शहरों में, छोटी शहरों में, छोटी बाज़ारों में वैश्य कम्युनिटी की लेडी हैं, चला रही हैं। कहीं
ओबीसी के लोग भी ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, कई कभार दलित भी चला रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में द्विज समाज के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, पैसा है ना उसमें, इस समाज की महिलाएं ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। तो जो ब्यूटी पार्लर की सबसे बड़ी मार्केट है, और इस पर मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ, कोई डिसएग्री करना चाहे तो वो भी रिसर्च करके लाए, प्रसाद जी आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको गलत सिद्ध कर रहा हूँ। सबसे सुंदर दिखने का सबसे बड़ा जो ख्वाब है दलितों में है। ठाकुर साहब तो तहमद पहन करके गांव के उस कोने में चले जाएं, तभी भी कोई उनको नमस्ते करने वाला मिल जाएगा। दलित समाज को द्विज समाज से नमस्ते प्राप्त करने के लिए वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। तो ब्यूटी पार्लर्स का एक बड़ी मार्केट, अगर सबसे बड़ी नहीं तो दलितों में है। और दलित घरों में जब कन्याएं, लड़कियों की शादी होती है और जब दूल्हा देखने आता है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम हर चौथी दलित लड़की ब्यूटी पार्लर में सज के आती है, और ब्यूटी पार्लर से सज कर आएगी घर, तो आते आते उसका सब मिट सकता है। तो ब्यूटी पार्लर से लड़कियां, जैसे पहले डॉक्टर चलते थे एक बैग लेकर के, उस तरह से बैग लेकर के अपने सामान को लाती हैं और घर में वो मेकअप कर देती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आपके खुद के जीवन में कभी एक ऐसा समय आएगा कि चमारपाशी लेडी या गर्ल्स की का मेकअप क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य महिलाएं, जिनको मैं सलाम करता हूँ, करेंगी? तो ये जो आरएसएस का जो कुचक्र चला दलितों को रगड़ने के लिए, उसके ट्रैप में भी है, उसके ट्रैप में उनकी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसको ये राजपाट सौंपना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण को आप सर्वश्रेष्ठ बना के, आप ब्राह्मण की सत्ता स्थापित करना और हर जातियों को उनके अपने अपनी लोकेशन पर जाके फिर से बिठा देना है। और यह उनका प्रयास है। तो उनके इस प्रयास में उनके लोग खुद ट्रैप में फंस रहे हैं। ठीक वैसे जैसे बामसेब जो है ब्राह्मण को निशाना बना करके जो है उनको विदेश भेज देना है और ये कर देना है, वो कर देना है। अनरियलिस्टिक ड्रीम जैसे दलितों ने देखा, वैसे ब्राह्मण भी देख रहा है। ब्राह्मण के ब्याह पर आरएसएस देख रहा है। और सरकारी मशीनरी का, जब पंडित नेहरू गरीब भारत था, इंदिरा जी, राजीव जी गरीब भारत था, तो इन्होंने तो फ्री में सबको पढ़ाया ना। तो सबसे ज्यादा नौकरी में ब्राह्मण थे, अपर कास्ट में, दलित थे। अपर कास्ट को भी पढ़ाई के दौरान कुछ गरीब लोगों को फ्री सीट की सुविधा थी। अगर दो भाई आ रहे हैं पढ़ने या भाई बहन आ रहे हैं, तो एक की आधा फीस हो जाती थी। तो पूरी व्यवस्था को जब आरएसएस खत्म कर रहा है, तो दलित तो चपेट में है ही, इनका वर्ग भी उस चपेट में आ गया है। और भारत एक बहुत उथल पुथल की दौर से गुजर रहा है, और इस दौर में एक इंग्लिश में कहावत है, गाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड। हाँ, तो गाइडेड मिसाइल का मतलब जहाँ फिक्स कर देंगे वहीं पे लगेगा, वहीं जाके लगेगा। अब तो इतना ज़्यादा प्रिसीजन वाली, यानी ठीक 5 मीटर के दायरे में ही 100 किलोमीटर की दूर से फेंकी गई मिसाइल लगनी चाहिए। और अब तो ऐसी भी मिसाइल है कि जिससे रिमोट से कंट्रोल हो जाए। हाँ, जिसमें बारूद से धमाका नहीं होगा, क्योंकि बारूद से धमाका होगा तो पूरी बिल्डिंग खराब होगी, कई लोग उसमें मर सकते हैं या घायल हो सकते हैं। उसमें से चाकू निकलते हैं,
और टारगेट को हिट कर देते हैं। तो ये जो दलित समाज में, हम चूंकि दलित समाज के लिए काम कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए काम करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन सबसे अधिक जो समाज ज़रूरतमंद है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस दौर में दलित समाज के हर 5 गांव में या 10 गांव में एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए कि दलितों को क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, किस स्ट्रीम में पढ़ना चाहिए, किसको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, किसको बायोलॉजी के रूप में जाना है, किसको ह्यूमैनिटीज़ में जाना है। और जो 10 में 3 बार फेल हो रहा है तो उसको छोड़ दो, तुम भाग जाओ उधर जाके मिस्त्री बन जाओ और दिल्ली में जाओ फैक्ट्री में काम करो। तो इस तरह का गाइडेंस अगर नहीं है, हम आप तो दिल्ली में हैं, हमें आपको मालूम है, हमारे आप जैसे तमाम लोग हैं कि किस चीज़ का फ्यूचर इस समय है मार्केट में, तो उस हिसाब से अपने बच्चों को लोग तैयार कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने बच्चों को बोल रहे हैं तुम जाके देश विदेश में ये पढ़ो। दलित समाज में ऐसा कोई काउंसलिंग का सिस्टम है ही नहीं। अप्रकाश जी अपना वो समस्या है तो उसकी वो दवाई निकाले। और अब आपको शायद ताज्जुब हो, पहले शुरू में 20-25 साल पहले हलवाई आता था, बारात वगैरह आती थी तो खाना बनाने के लिए। अब बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी केटरिंग का काम कर रहे हैं। नहीं, पहले भी बिहार में हम लोग मोतिहारी में रहते थे तो स्टेशन के बाहर जितने होटल्स होते थे मैथिल ब्राह्मण चलाते थे। नहीं, शहर में तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जहाँ हर एक दूसरे को लोग जानते हैं, रोज बाजार में मिलते हैं, तो ग्रामीण कंटेक्स्ट में ब्राह्मण लोग भी यहाँ वहाँ जो है केटरिंग का काम शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग तो केटरिंग के साथ साथ टेंट वगैरह भी ये सब कर रहे हैं। तो ये जो सरकारी नौकरियां कम हुई हैं तो जो द्विज समाज भी आरएसएस के हमले का शिकार हुआ है। ठीक वैसे जैसे बामसेफ के हमले का हमला कहीं और मार रहा था, गाइडेड मिसाइल नहीं थी, अनगाइडेड मिसाइल्स हैं जो किसके ऊपर गिर जाए पता नहीं। अक्सर अपनी बनाई हुई मिसाइल अपने लोगों पर ही गिरती है। पिछले 40-45 साल का तो अनुभव मुझे यही सिखाता है। जो दलित माइग्रेट करके गए हैं, किसी ने इनको गाइड किया था, किसी आंदोलन ने इनको बताया था। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए तो जो फरीदाबाद में आयशर जो है, फरीदाबाद में किसी एक ट्रैक्टर की कंपनी है, हम समझते हैं स्कार्ट है शायद, उसमें काम करता था। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन गया क्योंकि उसने देखा जगह जगह फैक्ट्रियों के गेट पर लिखा है वर्कर्स चाहिए। हाँ, वर्कर्स बिना कोई अनुभव के, बिना कोई एजुकेशन के भी चाहिए। तो गांव आने लगा और गांव से आजमगढ़ से बस चलती है, तो वहाँ से 20 लोगों को उठाया और यहाँ फरीदाबाद में लाया, कंपनियों की सप्लाई किया, उनकी एक महीने की सैलरी के बराबर या आधा महीना जो भी है उसको मिल गया। तो इनको किसी ने ये नहीं बताया था कि बाबा साहब ने यह कहा है अपनी किताब में, अपने भाषणों में कि गांव से निकलकर आप बाहर जाओ, शहर में जाओ। तो पूरी प्लानिंग थी, मैनिफेस्टो में है। हाँ, क्योंकि गांव हर बुराइयों का केंद्र है। तो क्या किसी मिशन के लोगों ने दलितों को ये बताया था कि आप गांव छोड़ो शहरों में जाओ? आज जो दलित अपने पेशे चेंज कर रहे हैं, किसी के खेत पर मजदूरी करने के बजाय वो जो है राजमिस्त्री बन रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं, कारपेंटर बन रहे हैं, बार्बर बन रहे हैं, पान बेचने वाला बन रहे हैं। तो किसी ने बताया है? पर चलिए, ये तो लोग अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढ ले रहे हैं।
लेकिन जो दलित नौजवान गरीब घरों के हैं, किसी तरह से फी वगैरह भर पा रहे हैं अपनी, बगैर वजीफे के पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए? इसमें दलित मिडिल क्लास का कोई योगदान नहीं होना चाहिए कि ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं? सेंटर्स कैसे बनेंगे, इनकी फंडिंग कैसे होगी? चलिए एक थ्योरेटिकल सवाल और लेता हूँ। सामंतवाद पूंजीवाद में जब युद्ध हुआ तो सामंतवाद हारा, पूंजीवाद जीता। जी हाँ। भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पीछे अब जाने वाला नहीं है, ऐसा दिख रहा है। यस, एक लंबे समय तक जाना ही चाहिए पूंजीवाद की तरफ। आप ये बताइए डॉक्टर साहब, किसी दलित ने, आपकी किताब कल ही रिलीज हुई है, किसी दलित ने ऐसी कोई किताब लिखा है कि देश गांव के दलितों शहर की ओर भागो, सामंत के खेत से, खलिहान से निकलो, फैक्ट्री में जाओ, निकलो और फरीदाबाद की फैक्ट्री में जाओ या कोई भी शहर की फैक्ट्री में जाओ? किसी मिशन के लोगों ने ये कहा था क्या? क्या किसी मिशन के लोग दलितों में, जो तमाम मिशन चल रहे हैं, खरबों रुपए दलितों के, दलित मिडिल क्लास के खर्च हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि दलित अफसरों में शायद ही कोई अफसर हो, खासतौर से चमार समाज के आने वाले जो अफसर हैं, जिसने चंदा नहीं दिया हो। अभी 14 अप्रैल आने वाला है, देखिए झुंड का झुंड जो है वो जो है चंदा लेने निकलेंगे, और दलित जो चंदा लेने जाते हैं इनको ताली भी नहीं बजानी पड़ती है। चलिए तो मैं सवाल रह गया, भारत पूंजीवाद से पीछे नहीं हटेगा और जो डिसलोकेट पूंजीवाद में ब्राह्मण भी होंगे, हाँ, सवर्ण होंगे, सारी जातियां डिसलोकेट होंगी। तो जब टकराहट की स्थिति होगी, ब्राह्मण वर्चस्व, सवर्ण वर्चस्व, पूंजीवाद, ये टकराहट तो संभव है, होगा ना आज न कल। तो इसमें जीतेगा कौन? पूंजीवाद जीतेगा। और पूंजीवाद मतलब ब्राह्मणवाद समझौता कर लेगा पूंजीवाद से? समझौता नहीं करेगा तो पूंजीवाद ब्राह्मणवाद को क्रश कर देगा। और ये बात आरएसएस को रियलाइज होगा कि जब तक पूंजीवाद है, ब्राह्मणवाद हिंदू राष्ट्र कभी सफल नहीं हो सकता। वो ट्राई करते रहेंगे, वो नुकसान करते रहेंगे लोगों का, पर पूंजीवाद का तो एक सिस्टम है ना, हमें प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में से वर्कर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि हम मंडी से 1 ट्रक अनाज मंगा दे रहे हैं और रोज 5 किलो अपने मजदूर को हम मजदूरी दे देंगे। वो तो कैश देगा ना। कैश से दलित क्या कर रहा है? उसको खाना खा रहा है, कपड़े पे खर्च कर रहा है, पढ़ाई पे बच्चों को खर्च कर रहा है, दारू पी जा रहा है, क्या कर रहा है? इससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसे तो समय से फैक्ट्री के गेट पर आपको आना होगा और अच्छे कपड़े पहन के आना होगा, और 8 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे जो भी ड्यूटी आवर्स हैं उसमें काम करना होगा, और आपको सैलरी मिलेगी। आपके पीएफ डीएफ जो भी सिस्टम है वो काम करता है ठीक से। किसी जमींदार ने किसी को पीएफ दिया है क्या, प्रोविडेंट फंड? तो आप जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने छीन लिया जो आप किताब लिख रहे हैं, बताइए किसी दलित ने पूंजीवाद का स्वागत किया है क्या? मैं तो कर रहा हूँ। खैर, तो ये जो अगर सामंतवाद और पूंजीवाद दो ऑप्शन है, तो मैं तो पूंजीवाद के साथ मैं भी खड़ा रहूँगा। मैं तो कई जो दलितों में लोग हैं जो थोड़ा दिमाग से थोड़ा हल्के हैं, जो पूंजीवाद का विरोध करते हैं, मैं कहता हूँ ये बताओ, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी को काम करने के 2 ऑप्शंस हैं। लैंडलॉर्ड की जमीन, उसका घर, उसका खेत, उसका खलिहान, वहाँ भेजोगे या फैक्ट्री में भेजोगे? तब लोग जो है बेजुबान हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने लिए पूंजीवाद चुने और आपके जो लोग हैं वो जो है सामंतवाद में बने रहे हैं। ये अंतर्विरोध चलता नहीं बोलते। हाँ, तो अम्बेडकर नामा को
चाहिए इस पर एक लंबी डिबेट चलाएं और अपने समाज के ऐसे कचड़ों को, मतलब मैं क्या बताऊं कितना नुकसान कर दिया है। पर ये तो एक अच्छी बात ये है कि, अच्छी बात तो नहीं है, जिस दलित मिडिल क्लास ने इनको फंड किया है वो जो है इनकी मिसाइल उन्हीं के ऊपर गिर रही है। दलित मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है और जो मैं बार बार कहता हूँ, आने वाले 2030 तक ही हर चौथी दलित लड़की जो परिवार जो फ्लैट में रहता है कि घर एक लड़की अनब्याही रह जाएगी। हैं, ये जो है जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते चले आ रहे हैं 30-40 साल से, और ब्राह्मण लोग भी समझ लें, ठाकुर साहब भी समझ लें और बनिया साहब भी समझ लें कि आरएसएस का तीर तो दलितों के खिलाफ है, क्योंकि दलित ही इस व्यवस्था को क्वेश्चन करता है। जहाँ मेरे छात्र हैं, कुछ बिजनेस कम्युनिटी के हैं, मैंने एक दिन क्लास में पूछा कि आप तो बहुत रेडिकल जो है ना रिएक्शनरी फोर्सेस को आप स्पॉन्सर करते हो, आपका समुदाय। बनिया पूछिए मत, है ना, कि आप तो पूरा विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, आरएसएस, बीजेपी सबको फंड करते हो। हाँ, हमारा समुदाय करता ही है, और वो हेट्रेड की राजनीति करता है, एंटी मुस्लिम राजनीति है। अल्टीमेटली वो एंटी दलित है, लेकिन दिखाने के लिए एंटी मुस्लिम है कि मुसलमान के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अब फर्ज करो कि दिल्ली में कभी सांप्रदायिक दंगा हुआ, चाहे बॉम्बे में हुआ, और 10 दिन जो है ना चांदनी चौक का मार्केट बंद करना पड़े, तब क्या होगा? तो किसका नुकसान सबसे ज्यादा होगा? भाई जो बिजनेस हब है, अगर 10 दिन बंद होता और वो खरबों का तो नुकसान हो गया ना। यस। तो तुम मशाल लेकर और कोयले के खान में जो है चलो रोशनी करने, आग लग जाएगी। यही बात है ना मोटा मोटी। चलिए, चंद्रभान जी थे और बहुत विस्तार से चर्चा हुई और ये आंख खोलने वाला डिस्कशन रहा। तो ब्राह्मण और सवर्ण समुदाय भी समझे कि पूंजीवाद और हिंदू राष्ट्र के आइडिया में जब टक्कर होगा, युद्ध होगा, तो पूंजीवादी शक्तियां दुनिया भर के पूंजीवाद के साथ रहेंगी, हिंदू राष्ट्र के साथ नहीं रहेगी। बिल्कुल। कथित रूप से जो हिंदू राष्ट्र है उसकी अवधारणा सफल नहीं हो पाएगी। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। और जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि बात करेंगे कि दलित क्या करे, है ना, दलित, बहुजन या सर्वजन, ये देखिए अगले एपिसोड में। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया चंद्रभान जी। थैंक यू।